Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. So as you know that we are covering Public Administration by Laxmikant book and अभी तक हम चैप्टर 1 में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी चीज को आज आगे बढ़ाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को, और आज जानते हैं डिफरेंट ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव स्टडीज और साथ में फिर कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो हमें ट्रेंड पता चलता है। ट्रेंड क्या होता है कि हम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो फीचर्स थे ट्रेडिशनल के उनसे हम शिफ्ट कर रहे हैं कंपैरेटिव की तरफ। इनको हम कहते हैं ट्रेंड्स, और इन ट्रेंड से हमें क्या पता चलता है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर, उसका स्कोप, उसका सिग्निफिकेंस, किस तरीके की स्टडीज इसमें होने वाली हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है। तो ट्रेंड्स ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे अच्छे तरीके से फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने आइडेंटिफाई करा। उन्होंने 3 ट्रेंड्स बताए, 3 ट्रेंड्स, एंड दीज 3 ट्रेंड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। टर्म्स हैं, एज इट इज आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन से हैं वो? पहला ट्रेंड वो बताते हैं नॉर्मेटिव से इंपेरिकल स्टडीज की तरफ। कौन सा शिफ्ट है? ट्रेंड है फ्रॉम नॉर्मेटिव स्टडीज टू इंपेरिकल स्टडीज। नाउ व्हाट इज नॉर्मेटिव स्टडीज? ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? मोस्टली नॉर्मेटिव स्टडी है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा होना चाहिए, ये काम आपको करना चाहिए, यानी ought to, आपको एडवाइस दी जाती है। जो ट्रेडिशनल लिटरेचर अवेलेबल है या ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडवाइजरी रोल ज्यादा है, मतलब उसमें एडवाइस ज्यादा दी जाती है। तो विच डील्स विद व्हाट ought to be, क्या होना चाहिए उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इन्होंने कहा आप ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिसमें आप नॉर्मेटिव स्टडीज पे फोकस कर रहे थे उससे हट करके अब आप इंपेरिकल स्टडीज की तरफ आइए। इंपेरिकल स्टडी क्या होती है? इंपेरिकल स्टडीज होती है कि अभी क्या है, डिस्क्राइब करती है जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिस चीज का एविडेंस आपके पास है उसको आप इंपेरिकल स्टडी करते हो। नॉर्मेटिव स्टडी ये कहती है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। इंपेरिकल स्टडी कहती है अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है वो बताओ हमें। तो कंपैरिजन में हम हमेशा हवा की बातें नहीं करते, हम कहते हैं पहले ये बताओ सिचुएशन क्या है। हमने जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा तो हमने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाओ, तुम क्लासिकल थ्योरी लेके आओ, तुम बिहेवियरल अप्रोच लेकर के आओ। सडनली जब हम इन सारे प्रिंसिपल्स को डेवलपिंग कंट्री में अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं, उतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आते। तो हम पूछते हैं क्यों? जवाब आता है कि सिचुएशन डिफरेंट है। तो बताओ भी पहले सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोसाइटी कैसी है, तब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शिफ्ट जो है वो नॉर्मेटिव से इंपेरिकल की तरफ होता है, यानी N to E। और ये बहुत डिफिकल्ट, अभी तो आपको सुन के लग रहा होगा समझ में आ गया, लेकिन तीनों को याद रखना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, नॉर्मेटिव टू इंपेरिकल। अच्छा, ये मत कह देना कि मैं बहुत नेगेटिव साउंड कर रही हूँ, याद करना ऐसे कैसे मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, आप याद कर सकते हो। मैं तो अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मुझे डिफिकल्टी हुई थी, मैं कंफ्यूज हो जाती थी, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे से याद कर लो, देन इट्स गुड। ओके, दूसरा जो शिफ्ट है वो क्या है? वो है आइडियोग्राफिक स्टडीज टू नोमोथेटिक स्टडीज। ये इंटरेस्टिंग है। आइडियोग्राफिक स्टडीज होती है जो एक एरिया से संबंधित हो, एक ही केस के बारे में हो, एक ही पर्टिकुलर थिंग के बारे में स्टडीज हो रही हो। आप रिसर्च कर रहे हो सिर्फ यूएसए से संबंधित, रिसर्च कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से संबंधित, रिसर्च कर रहे हो किसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड। तो जब आप एक ही पर्सन के बारे में स्टडी कर रहे हो तो कंपैरिजन कहाँ होगा? कंपैरिजन के लिए 2 या 2 से ज्यादा चीजें तो होनी चाहिए, तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे। तो इंडिविजुअलिस्टिक स्टडीज से हम नोमोथेटिक स्टडीज की तरफ जा रहे हैं। नोमोथेटिक स्टडीज मींस यूनिवर्सल स्टडीज, ऐसी स्टडीज जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, जिसमें हम ढेर सारी चीजों के बारे में बात कर पाते हैं। तो पहला क्या था? नॉर्मेटिव टू इंपेरिकल, दूसरा है आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक। अब पता है यही कंफ्यूजन होती है, ये इसी में आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक, नॉर्मेटिव टू इंपेरिकल। तीसरा शिफ्ट जो है वो है नॉन इकोलॉजिकल स्टडीज टू इकोलॉजिकल स्टडीज का। नॉन इकोलॉजिकल स्टडी क्या होती है? पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना को सोसाइटी से अलग मानते थे, लेकिन इकोलॉजिकल अप्रोच ने हमें बताया कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना उसके एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो हमने कहा कंपैरेटिव स्टडीज में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी नहीं होगी, सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो एग्जिस्ट कर रहा है वहां के एनवायरमेंट की भी स्टडी होगी। तो ये तीसरी शिफ्ट है, तीसरा ट्रेंड है। वापिस से रिपीट कर रही हूँ कौन कौन सा है। ये है नॉर्मेटिव टू इंपेरिकल, आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक एंड नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। अच्छा, अब इसको देखो, ये टर्म्स आगे और दे रखे हैं। इंपेरिकल होता है जो कि एविडेंस बेस्ड हो, एविडेंस मींस दैट इज फैक्चुअल एंड साइंटिफिक। नोमोथेटिक होता है जो एब्स्ट्रैक्टेड हो, जनरलाइजेबल हो। ज्यादातर बच्चे जो मैथ्स पढ़ते हैं वो होशियार होते हैं,
राम मैथ पढ़ता है, राम होशियार है। जनरलाइज स्टेटमेंट, जनरलाइज स्टेटमेंट थी ज्यादातर बच्चे, फिर हमने उसको अप्लाई करा, क्या हुआ, राम भी मैथ पढ़ता है। दोनों में फर्क है, पहली स्टेटमेंट जनरलाइज स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट एक पर्सन के बारे में, ठीक है। यहां पर कहा गया ऐसी स्टेटमेंट जो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो, जनरलाइज स्टेटमेंट, ओके। तो नोमोथेटिक में हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्टेड और जनरलाइज्ड। ज्यादातर कंट्री में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जनरलाइज्ड। ज्यादातर कंट्री में ये सिस्टम, ये इंस्टीट्यूशन का ये रिजल्ट निकल करके आता है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। तो नोमोथेटिक स्टडीज जनरलाइज्ड स्टडीज होती हैं। एंड इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल मींस सिस्टमैटिक एंड नॉन पैरोकियल। अब ये नया वर्ड आ गया ना, नॉन पैरोकियल। नॉन पैरोकियल, पैरोकियल होता है किसी एक लोकल एरिया से रिलेटेड, किसी एक ही एरिया में वो चीज वैलिड होती है। तो नॉन पैरोकियल मींस कि सिर्फ लोकलाइज्ड नहीं है वो स्टडी, क्या है, थोड़ा सा बाहर की चीजों के बारे में भी बात करती है। अपनी कंट्री में बैठ के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझ करके ये मत कह देना कि हमारे लिए जो चीज सही है वो बाकी देशों के लिए भी सही होगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेट के अंदर जो चीज बहुत अच्छे से काम कर रही हो, दूसरे स्टेट में वो चीज बिल्कुल भी अच्छे से काम ना करे। तो दैट शोज दैट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी नॉन पैरोकियल इन नेचर। आए ना नई ही टर्म्स पता चली। तो तीन कौन कौन सी, अब रिपीट करो। पहली कौन सी थी, नॉर्मेटिव टू इंपीरिकल। दूसरी कौन सी है, आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक। और तीसरी कौन सी है, नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। ठीक है जी, चलिए होशियार बन गए हम भी। अब आती है कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में। कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस मतलब हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम किस आधार पर करेंगे, किस इंस्टीट्यूशन को हम सेंटर मान करके स्टडीज करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अब एज इट इज नाम याद रख लो, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो जो आपकी बुक है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, या जो हमारे नोट्स हैं उनमें हमने डिटेल में चीजें मेंशन करी हुई है, उससे पढ़ लो। बट सिंपल याद रखना है तो याद रख लो, फेरल हेडी ने 4 कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस बताई हैं। मॉडिफाइड ट्रेडिशनल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग एंड मिडिल रेंज थ्योरी फॉर्मुलेशन। और ट्रस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिडिल रेंज थ्योरी फॉर्मुलेशन से ही आते हैं। फेरल हेडी की 4 क्लासिफिकेशन से हेंडरसन ने 3 बनाए, ठीक है। हेंडरसन ने 3 कंसेप्चुअल अप्रोचेस बनाई। कौन कौन सी, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच, इनपुट आउटपुट सिस्टम अप्रोच एंड कंपोनेंट अप्रोच। अगेन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इनपुट आउटपुट एंड कंपोनेंट अप्रोच। और 4 कौन कौन सी है फेरल हेडी की, मॉडिफाइड ट्रेडिशनल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जनरल सिस्टम बिल्डिंग एंड मिडिल रेंज थ्योरी। और मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो कुछ भी आप जानते हैं। नहीं जानते तो थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा मिडिल रेंज थ्योरी फॉर्मुलेशन के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। देन कुछ और अप्रोचेस एंड मॉडल्स यूज किए जाते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच जो है वो किस किसने यूज करी है, अल्फ्रेड डायमंड, रॉबर्ट प्रेस्टेस, फेरल हेडी, मिशेल क्रोजियर, मोरो बर्जर। यूजीसी में क्वेश्चन आया हुआ है मिशेल क्रोजियर की बुक पे कि वो किस कंट्री की स्टडी करती है। यहाँ तो मेंशन नहीं है बट मेरे पास इससे रिलेटेड सोर्स है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। जनरल सिस्टम अप्रोच जो है ये फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने यूज करी थी अपने फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड टाइपोलॉजी में, जॉन टी डोर्सी ने इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल में। ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जॉन टी डोर्सी के बारे में जानते हैं और इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल के बारे में पीवाईक्यूज वाली सीरीज देखते हैं ना तो आपको पता चलता इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल का और इनका। देन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच किसने यूज करी है, रिग्स ने, विटनर ने और कई सारे लोगों ने जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज पे फोकस करते हैं। डिसीजन मेकिंग अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच सुनते ही एकदम से हर्बर्ट साइमन पे मत चले जाना। कंपैरेटिव स्टडी में डिसीजन मेकिंग अप्रोच मार्टिन लंडाउ ने फोकस करी है एंड इन्होंने डिसीजन मेकिंग को माना है कि जैसे जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री का एक डेवलपिंग कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाता है वैसे वैसे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती जाती है। और ये जो है उन्होंने कहा था डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो है डेवलपिंग कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कैपेबिलिटी टू अवॉइड द मडलिंग थ्रो टेक्निक। नाउ व्हाट इज दिस मडलिंग थ्रो टेक्निक? मडलिंग थ्रो टेक्निक जो है वो इंक्रीमेंटलिज्म को कहते हैं। ये चार्ल्स लिंडब्लूम की बुक है द आर्ट ऑफ मडलिंग थ्रो, उसमें मेंशन है चीजें मडलिंग थ्रो। इसलिए कहते हो यूजीसी वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, यूपीएससी वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। सुनते नहीं हो और एटलीस्ट नोट्स खरीद लो तो ये चीजें पता होती है। अब फिर कहते हो हमें लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आती, कैसे समझ में आएगी भाई? इन चीजों के लिए थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए तब जाके चीजें और क्लियर हो जाती है। इन्होंने तो अपने शॉर्ट में बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। चलो एंथनी डाउन्स मॉडल है, वो डिफरेंशिएट करते हैं 5 कैटेगरी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। अब ये देखो 5 टाइप्स के ब्यूरोक्रेट बताते हैं, क्लाइंबर, कंजर्वर, जेलट, एडवोकेट्स एंड स्टेट्समैन। अब पूछ लिया जाए जेलट्स क्या होते हैं, एडवोकेट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। देन और किसने दिया कॉन्सेप्ट? एंथनी डाउन्स ने दिया। एंथनी डाउन्स कौन है, कहाँ पर आते हैं?
मैक्स वेबर, क्रिटिक्स ऑफ मैक्स वेबर, बेल रिंग करिए कहीं पे। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल। स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल फ्रेड डब्ल्यू रिग्स यूज करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन डेवलप किसने करा? टैलकट पार्सन ने। क्वेश्चन आया हुआ है टैलकट पार्सन ने, और उन्होंने सोशल सिस्टम कॉन्सेप्ट को यूज करा हुआ है कि सोसाइटी जो है वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के वजह से जानी जाती है। देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स इन द सर्टेन स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी दैट प्लेज सिग्निफिकेंट फंक्शंस। सोशल रोल के लिए सोसाइटी में डिफरेंट सारी मतलब ढेर सारी स्ट्रक्चर्स हैं। इकोनॉमिक रोल के लिए मार्केट है, गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सिविल सर्विसेज है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ये स्ट्रक्चर्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं? फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। किसने डेवलप करी अप्रोच? टैलकट पार्सन ने करी। और कुछ और मॉडल्स हैं जैसे पॉल मेयर, एफ.एम. मार्क्स, ब्रायन चैपमैन, इन सब का ये भी कंपैरेटिव स्टडीज पे फोकस करते हैं, सिविल सर्विस सिस्टम की कंपैरेटिव स्टडीज पे इन द वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री। इन सब में ध्यान रखना, of all the above approaches in the study of comparative public administration, the bureaucratic system approach, bureaucratic model of Max Weber is the most influential and most useful. अगर हम रमेश के अरोड़ा सर की वर्ड्स में कहें तो मैक्स वेबर का जो आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट है ब्यूरोक्रेसी का, that has been the single most dominant conceptual framework in the study of comparative public administration. यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें ना मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूछा गया था। और मेरे पास एस्पिरेंट्स आते और कहते हैं मैम ये क्वेश्चन ये तो बहुत अलग अलग है, ऐसे कैसे? कल तो आप फिर टेलर को कंपेयर करके पूछ लोगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। टेलर को क्यों कंपेयर करेंगे हम? जिस बेसिस पे कंपैरिजन होता है वो ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेटिक मॉडल मैक्स वेबर ने दिया था। तो मैक्स वेबर को नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे किसको? मैक्स वेबर को पढ़ोगे तभी तो कंपैरिजन करना सीख पाओगे, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आएगा। तो इनका जो है वो सिंगल मोस्ट डोमिनेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है मैक्स वेबर का। इनफैक्ट इन 1864 इटसेल्फ ड्वाइट वोल्डो वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो बहुत सक्सेसफुल है, स्टिमुलेटिंग है और प्रोवोकेटिव है। जो क्रिटिक है ड्वाइट वोल्डो वो खुद फेवर करते हैं। उनके हिसाब से ये जो मॉडल है इट इज सेट इन अ लार्ज फ्रेमवर्क दैट स्पैन्स हिस्ट्री एंड कल्चर एंड रिलेट ब्यूरोक्रेसी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सोसाइटल वेरिएबल। वो कहते हैं कि ये समय से काफी अलग है, मतलब टाइम का इस पे असर नहीं होता, कल्चर का इस पे असर नहीं होता, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। और इसका जो मेन फोकस है वो है चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और वो कहते हैं, अब ये देखो, he considers the model as the paradigm of public administration. ड्वाइट वाल्डो ब्यूरोक्रेसी को एक पैराडाइम मानते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। बताओ, समझ लो कहाँ तक समझोगे। ओके, आज थोड़ा सा फनी मूड है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको मटेरियल शो करती हूँ। ओके, तो ये मटेरियल है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके टाइप करेंगे तो आपको ये मटेरियल वैसे मिल जाएगा। और अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी। हम चल इसमें ना कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के शॉर्ट में बहुत अच्छे नोट्स दे रखे हैं। 49 पेज का ये मटेरियल है। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे 24 पेज तक, ठीक है। हम यहाँ पे पहुँच गए 24 पेज पे। ये देखो यहाँ गया, यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे। Farrell Haddy has given the following 4 approaches to the study of comparative public administration: modified traditional equilibrium या input output, bureaucratic orientation and ecological approach। इन्होंने अलग से मेंशन करी ये चीजें। कीथ हेंडरसन इनको चेंज करके ब्यूरोक्रेटिक इनपुट आउटपुट और कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बताते हैं। अच्छा, ये इसमें कंफ्यूज हो सकते हो फेरेल हेडी का, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करने वाली हूँ। इफ यू रियली वांट कि फेरेल हेडी पे एक सेपरेट वीडियो आए तो मुझे बताना जरूर। ओके, जैसे अब देखो, bureaucratic system approach is an attempt to study bureaucratic organization of different countries. It is a well-known fact that Professor W.A. Robson had earlier contributed to the study of civil services of France and Great Britain. Professor Herman Feiner had also attempted a comparative analysis of bureaucratic organization of 7 European bureaucratic organization and their behavior. तो इसमें हमें 2 नामों का पता चला, पहला रॉबसन का और दूसरा कौन? हरमन फाइनर का। इन्होंने, रॉबसन ने फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्टडी करी है और हरमन फाइनर ने 7 यूरोपियन कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्टडी करी है। अब देखो, इसमें है मोरोबर्जर नाम है, उनकी बुक है ब्यूरोक्रेसी इन सोसाइटी मॉडर्न इजिप्ट। तो इनकी स्टडीज इजिप्ट पर बेस्ड है। उन्होंने भी वेबर की आइडियल टाइप मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी को टेस्ट करा और बर्जर लेटर ट्राई टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज अप्लाइड टू द डेवलपिंग कंट्री। रॉबर्ट के मर्टन एंड रॉबर्ट प्रेस्थस
ये सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं। इन्होंने भी ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर को टेस्ट करने की कोशिश करी वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। कंपैरेटिव स्टडी चल रही है। रॉबर्ट मर्टन जो है उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी को डेवलप करा फॉर द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मिडिल रेंज थ्योरी को डेवलप किसने करा, तो रॉबर्ट के मर्टन ने डेवलप करा। फेरल हेडी तो बता रहे हैं कि ये 4 अप्रोचेस हो सकते हैं, उसमें से एक है मिडिल रेंज थ्योरी, लेकिन डेवलप किसने करा, रॉबर्ट के मर्टन ने करा। अब ये कहती क्या है, मिडिल रेंज थ्योरी कहती है कि ब्रॉड, अगर हमें किसी चीज को एनालाइज करना है तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव और बिल्कुल नैरो पर्सपेक्टिव दोनों का मिक्स लेके आओ, कुछ मिडिल रेंज लेकर के आओ। तो उसमें कहा गया फॉर द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सप्लेन्स अ मैनेजेबल सेट ऑफ रिलेशन रेदर देन द ब्रॉड गॉज स्पेशल थ्योरीज एट वन एक्सट्रीम एंड नॉन कंपैरेबल इंडिविजुअल केसेस ऑन दी अदर। एक तरफ तो बहुत ही माइक्रो लेवल की स्टडी कर रहे हो, एक तरफ बहुत मैक्रो लेवल की स्टडी कर रहे हो, पॉसिबल नहीं। पूरी कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। सोच रहे हो इंडिया को यूएस से कंपेयर करोगे, बहुत डिफिकल्ट है, रिसर्च की बात कर रही हूँ। और ये सोच रहे हो कि हमारे यहाँ बिल्कुल एक छोटे से, हमारे यहाँ फाइल को रिकॉर्ड करने का ये सिस्टम होता है, यूएस में होता है, इसके बेसिस पे कंपैरिजन करें तो भी पॉसिबल नहीं है। तो बीच का कुछ लेके आओ, मिडिल रेंज थ्योरी लेकर के आओ, जिससे कंपैरिजन को आसानी से कंडक्ट करा जा सके। अब ये देखो, अल्फ्रेड डायमंड की बुक है द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, मैक्स वेबर रिजेक्टेड, रीडिस्कवर्ड, रिफॉर्म। इन फेरल हेडी एंड सिबिल स्टोक्स बुक इज एन एफर्ट टू एक्सप्लोर द वैल्यू ऑफ वेबेरियन थ्योरी एंड रिसर्च ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं बता रही हूँ ब्यूरोक्रेटिक उसके कॉन्टेक्स्ट में ही, लेकिन किन किन लोगों ने काम करा इस पे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे जिन लोगों को भी चाहिए जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को या ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को स्टडी करना चाहते हैं, सो दे नीड टू रीड द जोसेफ ला पालमबारा, और इनको लियोनार्ड बाइंडर के बारे में भी पता होना चाहिए। लियोनार्ड बाइंडर जो है वो 3 मेजर टाइप ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। और कुछ जो स्टूडेंट है, ठीक है, और टारगेट पार्सन के जैसे फिलिप शेल्जनिक, रेनहार्ड बेंडिक्स, इन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी पे बात करी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पे। तो ये पता होना चाहिए। टारगेट पार्सन डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से टारगेट पार्सन, रॉबर्ट मर्टन, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी अप्रोच को यूज करके हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जैसे इनपुट आउटपुट अप्रोच है, इनपुट आउटपुट अप्रोच क्या है, ये सिस्टम अप्रोच की ही देन है। अब ये देखो, अमिता एडजियोनी पब्लिक पॉलिसी में हम पढ़ते हैं, इन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिमिलर पर्सपेक्टिव से पढ़ा। हम यहाँ पे ब्लाउ एंड स्कॉट के बारे में बात करते हैं, उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी पे स्टडी करी। ओके, तो ये सारी चीजें जो है, जैसे इनपुट कन्वर्जन आउटपुट है, ये डेविड ईस्टन के मॉडल, सिस्टम मॉडल की ही देन है ना। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, उससे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। अब जैसे फ्रिट्ज मॉर्स्टिन मार्क्स हैं, इन्होंने भी कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिफरेंट वेराइटीज को स्टडी करा है, उन्होंने भी काफी सारी चीजों पे स्टडी करा है। हम गेराल्ड काइडन की बात कर रहे थे ना, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8 एलिमेंट वो बताते हैं, तो गेराल्ड काइडन का रेफरेंस भी यहाँ पर है। तो जिन्होंने भी नोट्स बनाए बहुत शानदार नोट्स हैं, और इवोल्यूशन ऑफ स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे टॉपिक इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखे हैं। इनको आप पढ़ सकते हो, 49 पेज का मटेरियल है, 3 से 4 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन तभी जब आप हमारे चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे होगे, तभी आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा। भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब ये अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको भी अच्छे से समझ पाओगे। मेरी तरफ से इतना ही, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेड कोर्सेज या क्लासेस, नोट्स वगैरह अगर ढूंढ रहे हो तो कांटेक्ट कर सकते हो हमें 9896859767 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल के थ्रू भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूले। इस महीने के एंड तक हमें 1000 फॉलोवर जो हैं चाहिए टेलीग्राम के ऊपर, तो ये टारगेट है हमारा। 1 मई से ही हमने डिसाइड किया था पूरी टीम ने कि इस महीने के लास्ट तक हम 1000 फॉलोवर अपने टेलीग्राम पे लेकर के आए। चलिए इतना ही है, और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ गड़बड़ हो तो भी बता दो, आपका चैनल है, आपका इतना हक तो बनता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।